नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित के सरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान अकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम एनवायरमेंट टॉपिक यानी कि यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के एनवायरमेंट यूनिट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, जिस पर आज ओजोन नामक यूनिट पर चर्चा होगी। ओजोन क्या है, ओजोन के विषय में एक डेप्थ एनालिसिस करूंगा। सो आप लोग स्क्रीन को शेयर करते चलिए, मैं मैटर को क्लियर करता चलता हूं। ओजोन क्या है? तो ओजोन की खोज क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कॉनबियन ने किया। ओजोन वॉज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कॉनबियन। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता में ओजोन पृथ्वी तल से लगभग 10 से 50 किलोमीटर के मध्य में स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, यानी समताप मंडल में स्थित है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करता है। मैंने कुछ लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था कि पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार के गैसेस विद्यमान हैं। अब पृथ्वी के ऊपर बहुत प्रकार के गैसेस कहां से आए, इस संबंध में मैंने आपको बताया था कि मे भी ऐसा वैज्ञानिकों द्वारा माना जाता है कि पृथ्वी जो है वो पृथ्वी के आसपास कालांतर में यानी कभी ऐसा हुआ हो कि कोई कॉमेट गुजरा हो जिसमें बड़ी मात्रा में वायु राशियां रही हों, एयर मासेस रहे हों, और वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाववश पृथ्वी पर आ गए हों। अब ऐसा होता है कि एक कॉमेट जब देखा जाए तो वो काफी हैवी ग्रेविटेशनल फोर्स को बना के चल रहा होता है। इसकी वजह से उसकी एक लंबी सी पूंछ यानी टेल दिखने लगता है। वास्तव में एक ये पिंड ही हुआ करता है जो कि काफी बड़ी मात्रा में ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ होता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर ये कॉमेट क्या करता है कि जब किसी ग्रह के आसपास से गुजरता है तो वह उस पर से जो वायु राशियां हैं, यहाँ तक स्टोन्स हैं इत्यादि को एब्सॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है, पुल कर लेता है। परिणाम स्वरूप जितनी भारी डेंसिटी होती है वो बहुत क्लोज, और जितनी दूर हल्की डेंसिटी के होंगे वो दूर तक एक टेल के रूप में विद्यमान हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के आसपास से कभी कोई कॉमेट ऐसा गुजरा हो जिसके टेल में जो एयर मासेस थे वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से पृथ्वी पर आ गए। ऐसी दशा में पृथ्वी पर ये एयर मासेस बड़े पैमाने पर छा गए और अपनी अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये पृथ्वी को घेर लेता है। अपनी अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग पृथ्वी को घेर लेता है। अब इसी में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड के विषय मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वो एक हैवी गैस है और इसकी वजह से वो पृथ्वी की चारों ओर चिपट गई, यानी कि चपक कर विद्यमान हो गई। पृथ्वी के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की पतली सी परत, इसकी मात्रा तो बहुत कम है लेकिन इसने पृथ्वी को चारों ओर से कवर कर लिया। कार्बन डाइऑक्साइड की विशेषता है कि जो वेजिटेशन है वो इसी की देन है और इस प्रकार से पृथ्वी पर हरियाली छा गई। इसी क्रम में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तमाम अन्य गैसेस पृथ्वी को घेर लिए। अब इसी क्रम में एक गैस है ओजोन। ओजोन जिसके विषय में मैंने आपको चर्चा किया कि 10 से 50 किलोमीटर के ऊपर के रेंज में पाया जाता है, यानी पृथ्वी की सतह से अगर हम जाएं तो 10 किलोमीटर की रेंज में ये मिलना शुरू होगा और 10 से 50 किलोमीटर की रेंज में ये पाया जाएगा। अब ओजोन जो है वो हल्की होने की वजह से एटमॉस्फेयर में ऊपर निकल गई। आप समझ सकते हैं, मैं ये यहाँ पर एक डॉट लाइंस बना रहा हूं। ओजोन जो है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में हल्की होने की वजह से ऊपर को निकल गई। ओजोन वास्तव में देखा जाए तो एक अनसैचुरेटेड गैस है। अनसैचुरेटेड का मतलब कि इसके कंपाउंड्स कंप्लीट नहीं है, इसका बॉन्ड कंप्लीट नहीं है। अब ऐसा कहा जाए तो ये इसका जो कंपाउंड्स है इस कंप्लीट नहीं है। परिणाम स्वरूप ओजोन गैस जो है वो पूरे लेयर में चपकी तो है लेकिन मैं कुछ और बोलना चाहता। ओजोन के ऑक्टेट्स कंप्लीट नहीं है, परिणाम से वो अनसैचुरेटेड गैस के रूप में विद्यमान है। अनसैचुरेटेड गैस यानी ये चाहता है कि इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और ये कंप्लीट कंपाउंड में बदल जाए।
जैसे ऑक्सीजन एक कंप्लीट कंपाउंड है O2, लेकिन O3 ओजोन का जो फॉर्मूला है वो O3 है, यानी इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और ये किसी भी प्रकार के एक O मॉलिक्यूल को पा जाए, यानी O3 प्लस कहीं से O पा जाए तो इट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू 2O2, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में बदल ले, कंप्लीट हो जाए, और इस प्रकार से कंप्लीट होते ये नीचे की ओर भारी होकर गिर जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन ओजोन वो लेस हो जाएगा। अब ओजोन की विशेषता क्या है? हाँ, O2 ऑक्सीजन, हाँ 2O2, 2 ऑक्सीजन बन जाएगा, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये कैसी तरह से NO भी मिल सकता है, CO भी कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रस ऑक्साइड, ये NO है, CO, इस प्रकार से कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड उसके पास पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, उससे वो निकाल लेगा और अपने आप को कंप्लीट कर लेगा। अपने आप को कंप्लीट कर ओजोन के रूप में परिवर्तित होकर वो वापस पृथ्वी के सतह पे आ जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, ऑक्सीजन के रूप में परिवर्तित होकर पृथ्वी के सतह पे आ जाएगा। बड़ी अच्छी बात है कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन नुकसान क्या होगा, ओजोन की मात्रा घट जाएगी। अब ओजोन की मात्रा अगर घटती है तब सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि जो सूर्य है, जो पृथ्वी से दूर, सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पे आ रही हैं। अब सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पे आ रही हैं वो सूर्य की पराबैंगनी किरणें इसी ओजोन की वजह से लगभग 97 to 99% वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है, यानी वो वापस अंतरिक्ष में चली जाती है 99 to 97%, और इनके वापस जाने की वजह से पृथ्वी की रक्षा हो जाती है, यानी पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर लेवल मेंटेन रहता है। इसीलिए इसे समताप मंडल बोला जाता है। यहां तापमान समताप होता है, इक्वलेंसी होता है, मेंटेन किया जाता है। अब ओजोन का एक वाइटल रोल हो गया पृथ्वी पर जीवन लाने के लिए। जितना कि ऑक्सीजन उससे भी कहीं गुना देखा जाए तो ओजोन का वाइटल रोल है, क्योंकि अगर यहां पर ओजोन धीरे से घट जाए या खत्म हो जाए तो पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर अल्ट्रावायलेट किरणें यानी यूवी चले आएंगे, और अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी को जलाकर राख कर देगी। परिणाम स्वरूप मंगल ग्रह जैसा ये परिवर्तित हो जाएगा और बहुत ऊष्मा, ग्लोबल वार्मिंग और पूरी पानी ही उबल के रह जाएगी। अब सोचिए, अगर समुद्र के पानी उबल रहे हैं, सारे आइसबर्ग गल गए हों, हिमालय पे बर्फ जमी सब ढल गई हो, पोलर क्षेत्र रीजन सब समाप्त हो गया और सिर्फ वाष्पन पानी ही पानी हो, तो आप देखेंगे कि पूरी पृथ्वी पर भूमि नाम की चीज नहीं रह जाएगी। पानी की मात्रा इतनी अधिक है कि सिर्फ जलमग्न हो जाएगी दुनिया, और अधिकतर वाष्पन होगा और बादल होगा और बारिश होगी, यानी सिर्फ बारिश होगी और सारे पृथ्वी पर समुद्र जैसी कहा जाए समुद्र मंडल बन जाएगा, ओशन ही ओशन होगा। सर एक क्वेश्चन, सर जैसे अभी इस बार जो देखा गया है, जो हेल स्टॉर्म हुआ है, जो ओले पड़े हैं, वह बहुत बड़े मतलब उनका जो वो था, छोटे बड़े ओले दिख रहे थे, उनका रूप बहुत बड़ा था। तो क्या वो इसी का कारण था? और ये चीज मैंने खुद देखी है, जो मैंने अभी तक नहीं देखी थी पिछले 20 सालों में, और अब जो देखी है वो ऐसा था कि उसने हमारी गाड़ी को तोड़ दिया, मतलब बहुत बड़े, वो 5 किलो का था, 5 kg 10 kg तक के देखे गए थे। तो क्या उसका कारण यही था? रियली देखिए, सिर्फ ओजोन नहीं, ग्लोबल वार्मिंग और ये जो क्लाइमेट का असमय बनना बिगड़ना, ये सब कुछ जो है अत्यधिक रूप से ओजोन मंडल के क्षय होने से हो रहा है। इसके साथ ही साथ जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रभाव से कार्बन एमिशन की मात्रा बढ़ रही है, जिससे सिर्फ ओजोन मंडल ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार की जो कहा जाए क्लाइमेटिक रूप से क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाने वाले रीजंस देखने को मिल रहा है या कारण देखने को मिल रहा है। अब इसमें ओजोन मंडल अगर फट रहा है तो ओजोन मंडल के फटने से क्या होगा, पृथ्वी पर यूवी की किरणें बढ़ेंगी तो गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ी तो आइसबर्ग्स पर गलेंगे और वाष्पन अधिक होगा, वाटर वेपर बहुत बनेंगे, बादल बनेंगे और बारिश की मात्रा बढ़ेगी, और उससे क्या होगा, फ्लड्स आएंगे, उससे विभिन्न प्रकार की समस्या और अब बेसमय मौसम बारिश हो जाएगा।
तो जिससे अनाज खराब होगा, बहुत कुछ नुकसान हो रहा है। और इसके साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे आइस लेवल ओशन लेवल उठता जा रहा है। परिणाम स्वरूप जो छोटे छोटे द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, वो जलमग्न होते जा रहे हैं। लगभग 2 लाख से अधिक विश्व में द्वीप, जो छोटे छोटे द्वीप थे, वो धीरे धीरे अब समुद्र के अंदर समा चुके हैं। ये प्रक्रिया अगर चलती रही, ऐसा ही होता रहा, तो आने वाले समय में ये स्थिति हो जाएगी कि भारत का नक्शा बहुत छोटा हो जाएगा, श्रीलंका गायब हो चुका होगा, मालदीव अंदर जा चुका होगा, मेडागास्कर समा चुका होगा, और फिर जीवन जीने के लिए हम पहाड़ों पर दौड़ेंगे। बड़ी दुर्लभ स्थिति होगी। अतः यहां पर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग पॉल्यूशन की वजह से उत्पन्न हो रहा है। पॉल्यूशन की वजह से पृथ्वी पर ये अनसैचुरेटेड लेवल बढ़ रहे हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ा, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ा, ये सारे जितने सल्फर ऑक्साइड, ये सारे चीजें अनसैचुरेटेड हैं और ये ऊपर गए। सपोज करिए SO है, एक SO ऊपर गया, तो वो हल्का होने की वजह से ओजोन तक पहुंच जाएगा और ओजोन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ऑक्सीजन बन के नीचे चला जाएगा, सल्फर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ओजोन खत्म हो जाएगा। इसी तरह से NO नाइट्रस ऑक्साइड चला गया, तो उसमें भी इस तरीके से ऑक्साइड्स जो कि अनसैचुरेटेड एलिमेंट हैं, ये जैसे जैसे ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे नुकसान होगा। अब ये ऑक्साइड पनपते कैसे हैं? ऑक्साइड जाहिर सी बात है, विभिन्न प्रकार के जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में गुजरते हैं, अब बड़े बड़े ईंट भट्टे हैं जहां पर नाइट्रोजन पनप रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड पनप रहे हैं, और वो हल्की होने की वजह से ऊपर निकल जा रहे हैं। एसी के कूलिंग से निकलने वाला, फ्रिज के रेफ्रिजरेशन से निकलने वाली गैस, ये सारी कुछ ऐसे गैसेस हैं जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में यानी कि ओजोन मंडल को पहुंचकर क्षति पहुंचा रहे हैं। अब इस प्रकार से ओजोन मंडल की क्षति देखने को मिल रही है। अब मैं और कुछ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं। ओजोन परत के विषय में चर्चा करेंगे, तो स्क्रीन को देखते हैं। ओजोन परत। अब ओजोन परत की खोज किसने की? तो चार्ल्स फेब्री हेनरी ब्यूसन ने सन 1913 में ओजोन परत की खोज की। ओजोन की सांद्रता नापने के लिए डॉप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन यूनिट, जैसे कि हम लोग जनरल थर्मामीटर सेल्सियस में नापते हैं, वैसे ही ओजोन की नापने के लिए जो यूनिट का प्रयोग किया गया वो डॉप्सन यूनिट है। सूर्य से बड़ी मात्रा में पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं। यदि ये पूर्ण मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचे तो पृथ्वी पर जीवन को बड़ी मात्रा में हानि पहुंचेगी। ऐसे में ओजोन परत पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है और यह 97 से 99% तक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही यह पृथ्वी पर तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ओजोन सतह को प्रभावित करने वाली गैसों की बात करें तो सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड NO, जिसकी अभी मैंने आपसे चर्चा की, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरीन Cl, क्लोरीन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्योंकि जिसमें आप देख रहे हैं कि ये O है तो एक मॉलिक्यूल जाएगा और वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसको तोड़ देगा। ब्रोमीन जो है ये भी एक प्रकार से विखंडक तत्व है, यानी ये भी ओजोन को तोड़ता है। क्लोरीन भी कहा जाए तो ब्लीचिंग एक्शन करता है और ओजोन को तोड़ देगा। हाइड्रोक्सिल्स OH, ये दोनों अपने आप में अनसैचुरेटेड तत्व हैं और ये जैसे ही ऊपर अंतरिक्ष में पहुंचेंगे ओजोन मंडल को क्षय पहुंचाएंगे। ओजोन परत के क्षय से उत्पन्न होने वाली विकृतियों की चर्चा की जाए तो जो सबसे ज्यादा विकृति स्टार्टिंग लेवल पे देखा जाए वो है स्किन कैंसर। अब अल्ट्रावायलेट किरणें अगर पृथ्वी पर बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है एक साथ नहीं कि 99% एक साथ आने लगे, वो धीरे धीरे प्रतिशतता बढ़ेगी, 1%, 2%, 3%, ऐसी गति के अनुसार पृथ्वी पर नुकसान देखने को हमें मिलेगा। तो अल्ट्रावायलेट किरणें जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे पृथ्वी पर एक प्रकार से एटमॉस्फेयर बिगड़ने लगेगा और पृथ्वी पर तापमान बढ़ेगा। तो जैसे ही पृथ्वी पे तापमान बढ़ेगा तो हमारे स्किन्स पर इसका नुकसान हमें देखने को मिलेगा और स्किन पर कैंसर होने की संभावना रहती है। कैंसर क्या है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। व्हाट इज कैंसर? कैंसर एक फिनोमेना है जिसमें शरीर के जो सेल्स है वो बिना चाहे अनचाहे रूप से बढ़ने लगते हैं। व्हाट इज कैंसर? द ग्रोइंग ऑफ
अनवांटेड सेल्स, यानी कि जो सेल्स हम नहीं चाहते वो वृद्धि करने लगे। तो ऐसा तब होता है जब मस्तिष्क से उन टिश्यूज का कनेक्शन टूट जाता है, जो टिश्यूज का कनेक्शन जब मस्तिष्क से टूट जाता है तो टिश्यूज ऑटोमेटिकली सेल्स को ग्रो करने लगते हैं और उनका संख्या निर्धारित नहीं होता, वह असंख्य मात्रा में विकास करने लगते हैं। तो बॉडी के बहुत से ऐसे पार्ट्स में ट्यूमर जैसी स्थितियां क्रिएट होने लगती हैं। अब जनरली क्या होगा, स्किन में भी ऐसे ही होगा। स्किन अपने आप जो है वो विभिन्न प्रकार से विकृत होने लगेंगी, स्किन के टिश्यूज टूट जाएंगे क्योंकि ये बहुत कोमल होंगे और सीधे यूवीज इन पर अटैक करेंगे और स्किन के टिश्यूज टूटेंगे तो वो अपने आप सेल्स को जनरेट करेंगे, अनवांटेड सेल्स विकसित होने लगेंगे। तो हमारे शरीर के ऊपर जो स्किन है उसका कैंसर और ये बढ़ती हुई मात्रा में ब्लड में प्रवेश कर जाएगा और मृत्यु के कारण बनने लगेगा। इस प्रकार से देखा जाए तो कैंसर, स्किन कैंसर एक प्रॉब्लम है। दूसरा है डैमेज टू प्लांट्स। डैमेज टू प्लांट्स यानी पेड़ों को नुकसान, क्षति पहुंचेगा और काफी बड़े पैमाने पर देखा जाए तो सभी प्रकार के पौधों को नुकसान होगा। सबसे पहले समुद्री पौधों को ज्यादा नुकसान होना शुरू हो जाएगा क्योंकि समुद्र की सतह के ऊपर जो बड़े पैमाने पर पौधे पनपे हैं वो धीरे धीरे, वो कोमल हैं और वो धीरे धीरे डेड होने लगेंगे। उनके डेड होने से समुद्र के किनारे जो है वो भी पौधे डेड होंगे। इनके डेड होने से जो समुद्री जल जीवन है वो प्रभावित होगा क्योंकि सूक्ष्म जीव जो समुद्र में पनप रहे हैं, इन पौधों के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए जीवन जीना मुश्किल होगा। ये छोटे छोटे जीव जो समुद्र में पनप रहे हैं, जब ये डेड होने लगेंगे, इनका डेथ होगा या ये एक्सपॉइल होने लगेंगे तो इन पर आश्रित जो छोटे जंतु हैं जीव के, समुद्र के, जैसे छोटी छोटी फिशेस, झींगा मछलियां, ये भी प्रभावित होने लगेंगी। और जब छोटी छोटी मछलियां ये मरने लगेंगी तो बड़े बड़े मछलियां और बड़े बड़े जीव इन छोटी छोटी मछलियों पर आश्रित, उन पर प्रभाव पड़ने लगेगा। परिणाम स्वरूप पूरा जो समुद्री जल तंत्र है वो बिगड़ जाएगा। ओशन या सी इकोलॉजी, सी इकोसिस्टम प्रभावित हो जाएगा। सी इकोसिस्टम प्रभावित होगा तो बड़े पैमाने पर जीव जंतु मरने लगेंगे, सड़न उत्पन्न होगी और बैक्टीरिया और वायरसेस पनपने लगेंगे। अब मे बी कोरोना इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। मे बी ये माना जा सकता है कि कुछ ऐसा तो हुआ है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ या प्रकृति में ऐसा अनायास कुछ उत्पन्न हो जाना। It may be an example of sea ecosystem breakdown, जो भी सिस्टम में ब्रेकडाउन हुआ हो। खैर, यहां पर अगली बात समझे तो पूरे प्लांट्स को नुकसान होगा, पौधों को नुकसान होगा। प्लांट्स और पौधों से हमारा तंत्र जुड़ा हुआ है तो पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित होने लगेगा। तो ये देखा जाए तो बहुत बड़ा नुकसान पृथ्वी को जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाएगा। इसके बाद अन्य नुकसानों को देखें तो कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब समझिए, मोतियाबिंद। अब बेसमय मोतियाबिंद, क्लॉडिंग द लेंस इनसाइड द आई विच डिक्रीजेस द विजन, यानी असमय मोतियाबिंद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मोतियाबिंद का मतलब होता है आंखों के अंदर जो हमारी प्राकृतिक लेंस है उसका ठीक से बढ़ ना पाना और ठीक से वापस अपने स्थान पर ना पाना। हमारी आंखें एक प्रकार से एक कैमरे की तरह वर्क कर रही होती है जिसमें लेंस लगा है और ये प्राकृतिक लेंस है। जब हमें दूर देखना होता है तो ये एक्सटेंड करते हैं और जब पास देखना है तो ये क्लोज करते हैं। और जैसा हमें दूर देखना है तुरंत बढ़े और जैसे पास वैसे तो हम इजीली मूवेबल होते हैं, हमारे आंखों में फ्लूइड है और जो आसानी से इसको मूवेबिलिटी बनाया हुआ है। लेकिन सपोज करिए कि स्थिति ऐसी हो कि ये एक्सटेंड हो और फिर वापस आने में इसे टाइम लगे तो फिर हमें देखने में प्रेशर करना पड़ेगा। हम प्रेशर से देखेंगे और फिर इसी स्थिति को उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं मोतियाबिंद। जनरली बढ़ती उम्र के साथ ये ऐसा होता है। तो बढ़ती उम्र के साथ ऑपरेशन के माध्यम से इसे सुधार किया जा सकता है और नए लेंस को लगा दिया जाता है जिससे 10 से 12 साल तक आर्टिफिशियल लेंस के सहारे हमारी आंखें अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर छोटी उम्र में 5 साल के बच्चे और 10 साल के बच्चों में अगर मोतियाबिंद होगा तो फिर अभी तो पूरा जीवन 60 से 70 सालों का जीना है और फिर वो लेंस 10 से 12 साल बाद बदलवाते चलेंगे और एक आंखें एक लिमिट तक लेंस को बर्दाश्त कर पाएंगे। आर्टिफिशियल लेंस अब कितना बदलवाएंगे, मतलब कहा जाए तो हमारे लिए ये कितना नुकसानदायक और कितना विनष्टकारी होगा। चौथा जो देखा जाए वो नुकसान है रिडक्शन टू प्लांटेंस।
प्लैंकटन मतलब समुद्री जल जीवन, मैंने भी इसकी चर्चा की है। समुद्री जल जीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। ओजोन होल की बात कर लिया जाए तो हाल ही के एक सर्वे में बताया गया कि अटलांटिक जोन पर लगभग 33% ओजोन की मात्रा की कमी देखी गई। 33% ओजोन की मात्रा 1975 की तुलना में, 1975 की तुलना में अगर हम देखें तो लगभग 45 साल में, जो 45 साल पहले ओजोन की मात्रा ओजोन मंडल में थी, उसमें से 33% डिग्रेडेशन हुआ है। लेकिन एक अच्छी खबर, 2018 के एक रिकॉर्ड के अनुसार ये देखा गया कि अब हम रिकवर कर रहे हैं। ये अभी मैंने न्यू अपडेशन स्टडी किया था, तो अब हम रिकवर कर रहे हैं, धीरे धीरे रिकवरिंग प्रोसेस शुरू हो गई है और लगभग 5 साल में हम इसको कुछ परसेंटेज में रिकवर करने के प्रोसेस में है और ये घटने के बजाय अब सुरक्षित स्थिति में पहुंच रहा है। इसका कारण है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिस पर भी मैं आगे अध्ययन भी कराऊंगा। CFC धीरे धीरे बैंड हो जाना, सर CFC के बैंड होने की वजह से जो एटमॉस्फेरिक ओजोन लेवल है वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। ये ओजोन जो होल है, ये देखा जाए तो अटलांटिक स्प्रिंग अर्थात सितंबर से दिसंबर के मध्य उत्पन्न मौसम के पश्चिमी हवाओं के चलने की वजह से उत्पन्न होता है और धीरे धीरे ओजोन होल की मात्रा देखा जाए ओजोन में छिद्र होना देखा गया है। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर ओजोन होल के विषय में समझाया। अब मैं आपको अगले वीडियो में सरफेस ओजोन के विषय में यहाँ पर चर्चा करूंगा।